हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज। ऑप्शंस हैं लीवर, स्किन, बोन एंड लंग्स। इन्होंने पूछा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा स्किन। जो स्किन होती है वो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं कि जो बॉडी का एक्सटर्नल ऑर्गन जो होता है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन होगा जो लार्जेस्ट, वो होगा स्किन। और बात की जाए इंटरनल ऑर्गन की, कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका इंटरनल ऑर्गन जो कि लार्जेस्ट है वो होगा लीवर। तो इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं कार्टिलेज, टेंडन, मसल एंड लिगामेंट। पूछा गया है कि वो फाइब्रस टिश्यू जो बोन को बोन के साथ में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा, उसे हम बोलेंगे लिगामेंट। जो लिगामेंट होता है वो हमारी बोन को बोन से जोड़ता है। और जो टेंडन होता है वो जॉइन करता है मसल को बोन से। टेंडन जॉइन करेगा मसल को बोन से, जो लिगामेंट होगा वो करेगा बोन को बोन से। और जो कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, हमारी जो बोन्स होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और एक्ट करता है एज ए क्यूशन, कि जो बोन्स होती हैं उनके एक क्यूशन की तरह हेल्प करता है, ताकि उनकी जो टीयर होती है, टीयरिंग हो जाती है जो बोन टिप्स की, उनको प्रिवेंट करता है कार्टिलेज। तो जो लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से ज्वाइन करवाते हैं, जो टेंडन होते हैं वो मसल को बोन से ज्वाइन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज। कि जो ब्लड होता है उसकी नॉर्मल पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 7.4, 6, 7.1 एंड 6.5। तो हमारा राइट आंसर होगा 7.4। जो हमारे ब्लड की पीएच होती है वो 7.35 से लेके 7.45 तक वेरी करती है। जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है और बेसिक नेचर का होता है। तो हमारे जो ब्लड की पीएच होती है वो होती है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। इन्होंने पूछा है जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शंस हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH हार्मोन होता है, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन, एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। तो जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। बात की जाए जो LH हार्मोन होता है वो हेल्प करता है ओवुलेशन में, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें हेल्प करता है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको कंट्रोल करेगा, और जो ओवरीज के अंदर जो एग होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेल के अंदर जो FSH होता है वो स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो एज पर क्वेश्चन कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होगा हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल।
कि इनमें से ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक इंडिविजुअल यूज़ करता है। ऑप्शंस हैं फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन एंड डिनाइल एंड सोशल विड्रॉल। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रही हैं वो इनमें से है डिनाइल। डिनाइल क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेके सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन आता है वो होता है नो, कि मना कर देना किसी भी चीज़ को लेके। सपोज फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो गई है तो फर्स्ट रिएक्शन होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ होगी डिफेंस मैकेनिज्म में, जो चीज़ यूज़ करते हैं वो होती है डिनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गायनेकोमेस्टिया टर्म इज़ यूज्ड फॉर। जो गायनेकोमेस्टिया टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं मेल ब्रेस्ट इन्फेक्शन, फीमेल ब्रेस्ट इन्फेक्शन, हाइपरट्रोफी ऑफ मेल ब्रेस्ट एंड हाइपरट्रोफी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा हाइपरट्रोफी ऑफ मेल ब्रेस्ट, कि जो मेल है उसकी जो ब्रेस्ट है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन, एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। जो हाइपरट्रोफी होती है उसमें मेल की जो ब्रेस्ट होती है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। वैसे जो गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन होती है वो होती किस वजह से है कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन है उसका रिडक्शन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन की डिक्रीज वैल्यूज़ हो जाती हैं। साथ में जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है उसकी इंक्रीज हो जाएगा, वो कि जो हाइपर गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन होगी उसमें टेस्टोस्टेरोन है वो तो कम हो जाएगा, जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोस्टेरोन वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो मेल की ब्रेस्ट होती है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टर्म प्रेगनेंसी टोटल वेट ऑफ यूट्रस इज, कि टर्म प्रेगनेंसी के अंदर जो यूट्रस है उसका वेट कितना हो जाता है? ऑप्शंस हैं 800 ग्राम्स, 900 ग्राम्स, 850 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। तो जो टर्म प्रेगनेंसी होती है उसमें जो यूट्रस है उसका वेट हो जाता है 900 ग्राम्स। तो बात की जाए टर्म प्रेगनेंसी की, जब हमारे किसी भी फीमेल के प्रेग्नेंट वुमेन के 37 से लेके 42 वीक्स कंप्लीट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम टर्म प्रेगनेंसी, कि इसके बीच में कभी भी बेबी डिलीवर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउनिश कलर लोचिया ओकर बिटवीन 5 to 9 days इज नोन एज, कि ये पूछा गया है कि डिलीवरी के बाद में जो पोस्ट डिलीवरी जो पोस्ट पार्टम जो पीरियड होता है उसमें जो डिस्चार्ज होते हैं उसमें जो ब्राउनिश कलर का लोचिया आता है 5 to 9 days तक, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं लोचिया सीरम, लोचिया रुब्रा, लोचिया एल्बा एंड लोचिया सिरोसा। तो हमारा राइट आंसर होगा जो ब्राउनिश कलर की जो मतलब डिस्चार्ज हो रहा है ब्राउनिश कलर का उसको बोलेंगे हम लोचिया सिरोसा। 3 टाइप के जो हैं डिस्चार्ज होते हैं। फर्स्ट होता है लोचिया रुब्रा, जो ये होता है लोचिया रुब्रा ये डार्क रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है और ये 3 to 4 days तक होता है। जो लोचिया एल्बा होता है वो व्हाइटिश येलो कलर का होता है, ठीक है, और ये 10 to 28 days तक होगा, ठीक है। अभी जैसे लोचिया सिरोसा होता है उसका कलर बता दिया कि ब्राउनिश कलर का होता है और 5 to 9 days तक होगा। जो लोचिया रुब्रा है वो डार्क रेड कलर का होगा और 3 to 4 days तक होगा। जो लोचिया एल्बा होता है वो व्हाइटिश येलो कलर का होगा और 10 to 28 days तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नियोनेट वेटिंग लेस देन
2500 grams at birth irrespective of the gestational age is referred as, कि एक बच्चा है जिसका वेट है वो 2500 ग्राम से भी नीचे है, तो उसकी जो गेस्टेशनल एज के लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे वो होगा, ऑप्शंस हैं प्री टर्म बेबी, लो बर्थ वेट बेबी एंड वेरी लो बर्थ वेट बेबी एंड टर्म बेबी। तो हमारा राइट आंसर होगा लो बर्थ वेट बेबी कि अगर बच्चे का वेट है वो 2500 ग्राम से कम है तो हम उसको बोलेंगे लो बर्थ वेट बेबी, लेकिन अगर बच्चे का जो वेट है वो 1500 ग्राम से नीचे है तो हम उसको बोलेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in following habitual ingestion of non-food material by malnourished child is termed as, कि जो बच्चा है एक malnourished child है वो नॉन फूड आइटम्स हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं उनके अलावा जो अलग से चीज़ें खाता है उस हैबिट को है हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस हैं पिक्रो, पिसेसियस, पिको एंड पिका। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं एंड नॉन फूड मटेरियल्स है, अगर बच्चा उनको खा रहे हैं तो राइट आंसर होगा हमारा, उस टर्म को हम यूज़ करते हैं इट इज़ पिका। पिका यूज़ करते हैं नॉन फूड मटेरियल्स जो मालनरिश चाइल्ड है वो ले रहा है, लाइक जो बच्चे हैं मिट्टी खाते हैं, पेंसिल्स खाते हैं, रबर हैं, उनको खा लेते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स एक्सेप्ट, कि कौन सी थेराप्यूटिक टेक्निक्स हैं सिवाय इसके। ऑप्शंस हैं एडवाइजिंग, ऑब्जर्विंग, लिसनिंग एंड इंटरेक्टिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा कि एडवाइजिंग, कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है कि जो पेशेंट होता है और जो कोई प्रोफेशनल होता है, कि प्रोफेशनल और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो, और जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में या उस जो पेशेंट है उसकी कंडीशन के बारे में जब प्रोफेशनल बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो इस कंडीशन में होता है ऑब्जर्विंग की जाती है, लिसनिंग किया जाता है कि जो पेशेंट बोल रहा है उसको एक्टिव लिसनिंग किया जाता है, साथ में इंटरेक्टिंग, जो पेशेंट है उसकी जो भी फीलिंग्स हैं उनको बातचीत की जाती है उसके ऊपर। लेकिन जो एडवाइजिंग है कि पेशेंट को हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके एडवाइस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फॉलोइंग फियर ऑफ गोइंग आउटसाइड टू ओपन स्पेस इज डिफाइंड बाय द टर्म, कि जब किसी पे कोई पर्सन है उसको ओपन स्पेस का फियर होता है तो हम उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं एल्गोफोबिया, एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया एंड क्लस्ट्रोफोबिया। तो हमारा राइट आंसर होगा एग्रोफोबिया। जो एग्रोफोबिया की कंडीशन होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन है वो किसी ओपन स्पेस के साथ साथ में ऐसी जगह पे जाने से डरेगा जहाँ पर उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से निकलना उसके लिए नामुमकिन है, कि वो एक ट्रैप्ड सिचुएशन फील करेगा। जो एल्गोफोबिया होता है वो होता है कि फियर ऑफ फिजिकल पेन, कि पेन के लिए उसको एक्सट्रीमली फियर होगा, कि उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन होगा। बात की जाए जो क्लस्ट्रोफोबिया होता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है कि जो बहुत छोटी जगह में, जो बहुत ही जैसे कि टनल्स वगैरह हैं वहाँ से जब निकलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक फोबिया होता है जो बहुत पतली जगह होती है वहाँ से निकलने में। तो जो एक बिल्कुल बारीक जगह से निकलने में, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ से निकलने में जो पर्सन है उसको एक फियर फील होता है। तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम टनल, जो पतली जगह होती हैं जहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ही हार्डफुल सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
When an individual express his failures and difficulties by blaming other is known as, कि कोई इंडिविजुअल है वो अपने फेलियर्स हैं और जो डिफ़िकल्टीज़ उसको आ रही हैं वो अपने ऊपर ना लेकर ब्लेम कर रहा है दूसरों के ऊपर, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सिचुएशन होती हैं ये हम यूज़ करते हैं जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से अगर हम एस्केप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हम ब्लेमिंग है वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन एंड डिनाइल। तो राइट आंसर होगा प्रोजेक्शन, कि जो अपने फेलियर्स हैं उनको दूसरों के ऊपर डाल देना। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन सिचुएशन होती है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है कि इसमें हम जो भी अपने पेनफुल इवेंट्स हैं जो पास्ट में हो गए हैं किसी भी बच्चे के साथ में या किसी भी पर्सन के साथ में, तो उनको सबकॉन्शियसली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देते हैं। हम उन इवेंट्स को याद नहीं करना चाहते। जो भी ऐसी पेनफुल थॉट्स हैं, जो भी पीछे हो गई जो पास्ट में चीज़ें हैं, हम उनको सबकॉन्शियसली सप्रेस कर देते हैं। प्रोजेक्शन आपको पता ही चल गया कि दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करना। सब्लिमेशन होता है कि सब्लिमेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज आज किसी को ऑफिस में बॉस ने डांट दिया है, ठीक है, बट वो ऑफिस में जो बॉस है उसको तो वो आंसर नहीं कर पाएगा वहाँ पर, लेकिन वो घर आने पर जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं लाइक वाइफ होते हैं, कई बार होता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो दूसरे अपने सबऑर्डिनेट्स पर निकालना, ठीक है, तो वो कंडीशन चली जाती है सब्लिमेशन में। और सेकंड थिंग होता है कि उसको किसी पॉजिटिव वे में भी निकालते हैं, जैसे कि सपोज है किसी चीज़ को किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो उसको जैसे होता है ना सैंड बैग, तो सैंड बैग में किक करना शुरू कर देगा, तो वो उसको एक स्पोर्ट में भी यूज़ कर सकता है। मतलब जो उसकी फीलिंग है वो उस पर्टिकुलर चीज़ पे ना निकाल के वो किसी सेकंड चीज़ पर निकालेगा, तो हम उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। डिनाइल तो आपको पता ही है, डिनाइल होता है कि नो, कि सब चीज़ को मना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिथोटमी पोजीशन फॉर सर्जरी ऑफ पेल्विक ऑर्गन इज करेक्टराइज्ड बाय, कि जो लिथोटमी पोजीशन है कि किसी की पेल्विक सर्जरी होनी है तो जो लिथोटमी पोजीशन है उसको कैसे करेक्टराइज किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं पेशेंट लाइज ऑन हिज लेफ्ट साइड विद पिलो अंडर द हेड। ऑप्शन बी इज पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक एंड फुट एंड एट 45 डिग्री एंगल, and patient lies on his back with leg extended, and patient lies on back with feet supported in stirrups। तो हमारा राइट आंसर होगा पेशेंट लाइज ऑन बैक विद फीट सपोर्ट इन स्टीरप्स। जो पेशेंट है वो अपनी बैक पर लेटेगा, लेकिन जो उसके फिट होंगे वो किसी स्ट्रिप्स की सहायता से सपोर्ट किए जाएंगे। जो लिथोटमी पोजीशन है वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं पेल्विक ऑर्गन सर्जरी में, तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ साथ में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जो चाइल्ड बर्थ में यूज़ होती है लिथोटमी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TNAI वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो इन्होंने पूछा है जो TNAI है वो कब बनी थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये TNAI है वो क्या है। तो ये है ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन इन इंडिया, कि जो इंडिया के अंदर ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन बनी थी वो कब बनी थी। ऑप्शंस हैं इन ईयर 1908, इन ईयर 1907, इन ईयर 1910 एंड इन ईयर 1918।
तो हमारा राइट आंसर होगा जो TNI एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था इन ईयर 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरिनरी ब्लैडर इज ए, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो होता है, ऑप्शन है ओवल शेप्ड ऑर्गन, पीयर शेप्ड ऑर्गन, एंड स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गन एंड ए बीन शेप्ड ऑर्गन। तो हमारा राइट आंसर होगा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एक पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है, जो नाशपाती होती है उसके आकार का ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, कि इनमें से ऐसा कौन सा वार्निंग साइन नहीं है कैंसर का। ऑप्शन है चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स, ए सोर दैट हील्स कम्प्लीटली, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, लम्प्स इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। तो हमारा राइट आंसर होगा, इन्होंने पूछा है कि कौन सा साइन नहीं है, तो ए सोर दैट हील्स कम्प्लीटली। तो कैंसर की सिचुएशन में कि कोई सोर है वो कम्प्लीटली हील कर गया है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती है मेनली। लेकिन क्या क्या होता है कैंसर के मेजर वार्निंग साइंस में, जो बाउल एंड ब्लैडर हैबिट है वो चेंज हो जाती हैं, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होते हैं बॉडी से, साथ में ही लम्प्स जो गांठें बन जाती हैं या तो ब्रेस्ट में या बॉडी के किसी भी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्न्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो बर्न होता है किसी भी पेशेंट को तो हम उसको उसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। ऑप्शंस हैं टाइप ऑफ बर्न, डेप्थ एंड एरिया, क्यूज फॉर बर्न एंड ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लंट एरिया। तो जो हम बर्न्स को क्लासीफाई करेंगे वो हम करेंगे उसकी डेप्थ एंड एरिया के ऊपर कि कितनी गहराई तक बर्न हुआ है एंड इवन कितना एरिया है जो कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न इज अपीयर्स एट, कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है न्यूबॉर्न में वो कब दिखाई देता है। ऑप्शंस हैं विद इन 24 आवर्स एंड 2 to 3 days, 5 to 6 days एंड 8 to 10 days। तो हमारा राइट आंसर होगा 2 to 3 days। जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है वो बर्थ के 2 से 3 दिन बाद दिखाई देता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो होता क्या है। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है कि जो बच्चा होता है जो न्यूबॉर्न है जो न्यूबॉर्न होगा, जो उसका लीवर है, जो लीवर है न्यूबॉर्न का, जो बिलिरुबिन होता है, जो बिलिरुबिन होगा उसको बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब जो बिलिरुबिन है वो प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा और वो शो करेगा एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के रूप में। ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो 2 से 3 दिन बाद बर्थ के दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोट्स DOTS प्रोग्राम थेरेपी इज रिलेटेड टू। इन्होंने पूछा है कि जो डोट्स प्रोग्राम थेरेपी है वो कौन से प्रोग्राम के अंडर में आती है। ऑप्शंस हैं नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो राइट आंसर होगा हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। जो डॉट्स थेरेपी देते हैं वो हमारी मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस का कंट्रोल प्रोग्राम था उसके अंडर में देते हैं। जो डॉट्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है कि डी डिनोट करता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। जो डॉट्स की फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, जो दी जाती है मेनली नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल
प्रोग्राम के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मेजर क्यूज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मैटरनल डेथ होती है उसका मेजर क्यूज क्या है? ऑप्शंस हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, हेमरेज, अबॉर्शन एंड सेप्सिस। तो हमारा राइट आंसर होगा हेमरेज। जो पीपीएच की कंडीशन होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, वो मेजर क्यूज है मैटरनल डेथ के इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NICU इज टर्म्ड एज, NICU इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल इंटरमीडिएट केयर यूनिट एंड न्यूबॉर्न इंटरमीडिएट केयर यूनिट। तो जो NICU होता है NICU वो डिनोट करता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द एज ऑफ 5 ईयर द डिसऑर्डर ऑफ बेड वेटिंग इज टर्म्ड एज। कि कोई बच्चा है जो कि 5 साल की उम्र से कम है, अगर वो जो बिस्तर है उसको बेड वेटिंग कर रहा है, मतलब कि जो अपना यूरिन है वो बिस्तर पे ही पास आउट कर रहा है, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं एमेसिस, एन्यूरेसिस एंड कोप्रेसिस एंड अनीमा। तो हमारा राइट आंसर होगा एन्यूरेसिस। कि अगर बेड वेटिंग की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस। एमेसिस होता है वोमिटिंग की, जो वोमिटिंग की कंडीशन होती है हम उसको बोलते हैं एमेसिस। अनीमा हम यूज़ करते हैं जो भी हमारा कि जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस होती हैं, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में हम जो स्टूल को पास आउट करवाने के लिए अनीमा देते हैं। एंड अनकोप्रोसिस होता है कि जो क्लोथ्स के अंदर ही स्टूल पास करना, कि जो बच्चा है वो कपड़ों के अंदर ही अंडर 5 ईयर्स है, जबकि जो उसको जो होते हैं बाउल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग्स हैं उसको मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो वो क्लोथिंग के अंदर ही स्टूल पास कर रहा है, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे एनकोप्रेसिस। एन्यूरेसिस होगा बेड वेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ICU द आइडियल नर्स क्लाइंट रेशियो इज। कि जो ICU होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें जो नर्स क्लाइंट का रेशियो होता है वो होता है, ऑप्शन है 1:1 और 2 पर शिफ्ट। जो 1 दिया हुआ है ये नर्स को बोला गया है, और जो आगे दिया गया है रेशियो में 1 और 2 पेशेंट का दिया गया है। तो 1:1 और 2 पेशेंट पर शिफ्ट, 1:4 पेशेंट पर शिफ्ट, 1:10 पेशेंट पर शिफ्ट एंड 1:5 पेशेंट पर शिफ्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा कि जो नर्स होगी 1 नर्स के पीछे सिर्फ 1 या 2 पेशेंट ही पर शिफ्ट होंगे। कि जो एक नर्स है वो सिर्फ 1 ही या सिर्फ 2 पेशेंट को ही संभालेगी ICU में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न में क्यूज। कि एक न्यूबॉर्न है उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो क्या क्यूज करेगी? ऑप्शन है एस्फैक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया एंड एसाइनोसिस। तो हमारा राइट आंसर होगा एस्फैक्सिया। कि लैक ऑफ ऑक्सीजन जो बच्चे में है वो क्यूज करेगी एस्फैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ KMC जो कंगारू मदर केयर इज एक्सेप्ट। कि जो कंगारू मदर केयर देते हैं उनकी एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन है बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, एडिक्वेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन मदर एंड चाइल्ड एंड इंक्रीज्ड मिल्क सप्लाई। तो इन्होंने पूछा है कि एडवांटेज नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा
इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन मदर एंड चाइल्ड, कि जो माँ और बच्चे के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, लेकिन कंगारू मदर केयर में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो बच्चा है और माँ के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इवन जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो अच्छे से होती है। साथ में ही जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज़ होती है। जो KMC है, जो कंगारू मदर केयर है, वो किस बच्चे को दी जाती है? क्योंकि जो कंगारू मदर केयर होती है वो सभी बच्चों को नहीं दी जाती। ये मेनली जिन बच्चों का वेट, जो बच्चे प्री मैच्योरली बोर्न हो जाते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, ठीक है, टर्म बेबी नहीं होते, एंड इवन जिनका वेट 2 kg से भी नीचे हो जाता है, तो उन बच्चों को कंगारू मदर केयर है वो दी जाती है। जो कंगारू मदर केयर में मेनली क्या होता है कि जो मदर है और बच्चा है उनके बीच में क्लोथिंग भी नहीं होती। जो मदर का एंड बेबी का जो वो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट इज, कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है नर्सिंग में तो उसके बीच में बैरियर है वो कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस हैं एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यूज़ ऑफ सिंपल टर्म्स, रीइंफोर्समेंट एंड नॉइज़। तो इन्होंने क्या पूछा है कि बैरियर पूछा है। तो जो नॉइज़ है वो किसी भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करेगी। तो नॉइज़ है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ADH है, उसका क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन है ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। तो हमारा राइट आंसर होगा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होते हैं वो जो यूरिन का जो आउटपुट होती हैं उसको डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यही अफेक्ट होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस वाटर स्टूल ऑब्जर्व्ड इन, जो राइस वाटर स्टूल होता है कि जैसे चावल का पानी होता है ऐसा जो स्टूल है वो कौन सी जो डिजीज़ कंडीशन है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस हैं टाइफाइड, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग एंड अमीबिक डिजेंट्री। तो किस में देखा जाएगा? तो ये देखे जाएगा कोलेरा के केस में। जो कोलेरा होता है उसमें जो राइस वाटर स्टूल है वो ऑब्जर्व किया जाता है, सीवियर कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइज सिस्टम ग्रीन कलर इंडिकेट्स, जो ट्राइज सिस्टम होता है उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन है इमीडिएट, डिलेड, मिनिमल और डेड। जो ट्राइज सिस्टम होता है हॉस्पिटल्स में बेसिकली यूज़ किया जाता है। जो ट्राइज सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं हम ट्राइज सिस्टम को? ये होता है कि प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट, की जो पेशेंट होता है उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर देता है। प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट, कि कौन सा पेशेंट है उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और जो कौन सा पेशेंट है जिसको हम थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। तो इसमें 4 कलर्स होते हैं जो कि दिखाते हैं कि पेशेंट को किस टाइम पे किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहला कलर होता है रेड कलर। तो रेड कलर जो होता है वो डिनोट करता है कि जो सिचुएशन है वो इमीडिएट है, कि अभी अर्जेंसी में ही पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो येलो कलर होता है वो डिनोट करता है कि डिलेड, कि हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जो सिचुएशन है वो रेड है, उसके जितनी इमीडिएट नहीं है। और जो ग्रीन कलर होता है वो शो करता है मिनिमल, की सिचुएशन है जो पेशेंट है अपने रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, जिसको इमरजेंसी कंडीशंस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बट
इमरजेंसी नहीं है, और जो ब्लैक कलर होता है वो शो करता है कि जो पेशेंट है उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। तो ट्रायल सिस्टम में 4 टाइप ऑफ कलर्स होते हैं जो पेशेंट की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं उसके ट्रीटमेंट की अर्जेंसी के बिहाफ पे। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अपने वैल्यूएबल रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।